कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, सीएबी साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज भूगोल एनसीईआरटी में अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी के संबंध में हम आप लोगों को सारांश बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले प्लेटें क्यों घूमती हैं। तो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। फिर बहिर्जनिक बल और अंतर्जनित बल क्या है। बहिर्जनिक बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें बहिर्जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। फिर अंतर्जनित बल है। अंतर्जनित बल जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल अंग्रेजी में कहा जाता है एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं, उन्हें अंतर्जनित बल कहलाते हैं। वे अंतर्जनित बल कहलाते हैं। फिर अपर्दन क्या है। अपर्दन का अर्थ अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है और पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है और भूदृश्य पर जल हुआ, पवन हुआ एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। तो इस तरह से अपर्दन क्या है। अपर्दन का अर्थ होता है कटाव। कटाव कैसे होता है। फिर आगे है बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। जब नदियों में बाढ़ आती है तो नदियां अपने द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी के निक्षेप से मैदानों का निर्माण करती हैं, उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती हैं। तो बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है का मतलब एकत्रित करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल, उपजाऊ और बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। तो बाढ़कृत मैदान में नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप ले आती हैं और इस उपजाऊ मिट्टी के निक्षेप से भारत में तमाम तरह की कृषि फसलों का उत्पादन होता है। जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, गन्ना हुआ, कपास हुआ, मूंगफली हुआ, सोयाबीन हुआ। इन सब की खेती व्यापक पैमाने पर होती है। फिर आगे है बालू का टिब्बा क्या है। हवा चलने पर बालू का रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर
पहुंच जाते हैं। लेकिन जब पवन का बहाव या पवन का वेग रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं, जिन्हें बालू का टिब्बा कहते हैं। फिर समुद्री पुलिन है। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? समुद्री पुलिन का निर्माण समुद्र के अंदर ही होता है। तो समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र वृक्ष कहते हैं। समुद्री तरंगों के किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। फिर आगे है चाप झील। चाप झील क्या है या किसे कहते हैं? तो समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील का निर्माण करते हैं, जिसे चाप झील कहते हैं। फिर आगे है कारण बताइए। कुछ शैल छत्रक के आकार में होते। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे शैल किसे कहते हैं। भूपृष्ठ की रचना जिन तत्वों से हुई है उन्हें शैल या चट्टान कहते हैं। अब भूपृष्ठ की रचना किन तत्वों से हुई है? जल से, पवन से, पहाड़ से, पर्वत से, इन तमाम तरह के कारकों से भूपृष्ठ की रचना हुई है। तो कुछ यहाँ बात हो रही है, कुछ शैल छत्रक के आकार के होते हैं। तो शैल या चट्टान किसे कहते हैं यह स्पष्ट किया गया। अब शैल कितने प्रकार के होते हैं? शैल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आग्नेय शैल, और इस आग्नेय शैल का नाम है दूसरा प्राथमिक शैल। लाखों करोड़ों वर्ष इस पृथ्वी पर जब किसी जीव का अंश नहीं था तो आग्नेय शैलों की उत्पत्ति हुई थी। इस नाते इन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। फिर आगे अवसादी या परतदार शैल। अवसादी या परतदार शैल का निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप या हवाओं के वेग से निर्मित अवसाद को अवसादी शैल या परतदार शैल कहते हैं। जैसे बालू, बजरी, कंकड़, पत्थर आदि, ये अवसादी शैल या परतदार शैल के उदाहरण हैं। फिर तीसरा है कायांतरित, रूपांतरित या परिवर्तित शैल। इस शैल का निर्माण कैसे हुआ है? तो कायांतरित, रूपांतरित या परिवर्तित शैल आग्नेय और अवसादी शैलों का मिश्रण है, और इन शैलों का निर्माण आग्नेय और अवसादी शैलों के मिश्रण से हुआ है। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है संगमरमर। तो इस तरह से शैल क्या है, शैलों के प्रकार क्या है। तो यहाँ कारण पूछ रहा है कि कुछ शैल छत्रक के आकार के होते हैं। तो रेगिस्तान में पवन अपर्दन और निक्षेपण के प्रमुख कारण हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा
निचले भाग को आसानी से काटती है। इस कारण कुछ शैलें छत्रक के आकार की होती हैं। फिर आगे है बाढ़कृत मैदान का। बाढ़कृत मैदान बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। तो बाढ़कृत मैदान ज़्यादा उपजाऊ होने का प्रमुख कारण बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन गिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इससे बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। फिर आगे समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो समुद्री गुफा स्टैक के रूप में कैसे परिवर्तित होती है, इस संबंध में आप लोग सुनेंगे। समुद्री गुफाओं के बड़ा हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है और लगातार कटाव के कारण छत की दीवार को तोड़ देती है और केवल दीवार ही बचती है। तो बची हुई इन दीवार को समुद्री गुफा या स्टैक कहते हैं। फिर आगे है भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। यहाँ भूकंप का अर्थ पृथ्वी का हिलना है। भूकंप के दौरान पृथ्वी के अंदर आकस्मिक गति होती है और यह आकस्मिक गति, इस आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर हलचल होता है। तो भूकंप आता क्यों है? भूकंप आने का प्रमुख कारण प्लेटों का आपस में टकराना होता है। अब प्लेटें आपस में टकराती क्यों हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी 12 स्टैटिक प्लेटों पर है और यह प्लेटें, विवर्तनिक प्लेटें, वर्ष में 1 से 2 मिमी हमेशा स्वभावतः घिसकती रहती हैं। लेकिन जब इनके घिसकने की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो प्लेटें आपस में टकराती हैं और प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो उनके टकराने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल उत्पन्न होती है और भूकंप का केंद्र पृथ्वी की आंतरिक सतह में होता है, जहां से हलचल पैदा कर देता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि भूकंप के दौरान चाहे वह पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, मानव आवास हों या प्राकृतिक वनस्पतियाँ, सब कुछ हिलने डोलने लगते हैं। तो भूकंप के दौरान कहा जाता है कि बिल्ली हुआ, पशु पक्षी हुआ, ये सब रोने और उड़ने लगते हैं तेजी से, और यदि पक्षी समुद्र के किनारे हैं तो समुद्र के तट को छोड़ देते हैं। तो यहाँ है, कारण पूछ रहा है भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं तो कैसे गिरती हैं? वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह अपने आसपास के क्षेत्रों को अत्यधिक तीव्रता के साथ
हिला देता है, जिससे इमारतें टूट जाती हैं और गिर जाती हैं। इस कारण भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। तो ये रहा कारण। फिर आगे सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो सही उत्तर चिन्हित करने में सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंगों की विशेषता नहीं है? तो इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं। सैल है, लहरें हैं, ज्वार भाटा है। इन तीनों विकल्पों को आप लोग ध्यान से देखिए। तो समुद्री तरंगों की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें तीनों विकल्पों में सैल दिया है, जबकि लहरें और ज्वार भाटा समुद्री तरंगों की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इसमें सैल विकल्प सही है, जो समुद्री तरंगों की विशेषता नहीं है। फिर आगे है, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है तो क्या? निक्षेपण का मतलब होता है जमाव, और अपर्दन का मतलब होता है कटाव, अपर्दन का। तो यहां पर भी 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला है जल, दूसरा है समुद्र, और तीसरा है हिमोट। तो यहां हिमनद की निक्षेपण विशेषता ना तो जल है ना तो समुद्र है, इसकी विशेषता हिमोड़ है। इस नाते इसमें हिमोड़ सही है। फिर आगे है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण ना तो लहरें उठती हैं ना तो जल की तरंगें उठती हैं। कौन सी घटनाएं होती हैं? ज्वालामुखी जैसी क्रिया होती है, जिसमें तप्त लावा और मैग्मा निकलता है, और ज्वालामुखी से निकले लावा और मैग्मा बाहर आकर ठंडा हो जाते हैं और कठोर हो जाते हैं, और कठोर होने के पश्चात इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। जैसे ज्वालामुखी के राख में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, और यह मिट्टी, कपासी मिट्टी, जिसको काली मिट्टी कहा जाता है, यह महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ बात चल रही थी कि पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। तो यहाँ पर ज्वालामुखी दिया गया है, ज्वालामुखी सही है। फिर आगे है, छत्रक शैलें पाई जाती हैं। तो छत्रक शैलें कहाँ पाई जाती हैं? इसमें 3 विकल्प दिया गया है। पहला है जल में, दूसरा है पृथ्वी पर पाई जाती हैं, और तीसरा दिया गया है रेगिस्तान में। तो छत्रक शैलों की यह प्रमुख विशेषताएं हैं कि रेगिस्तान में पवन अपर्दन और निक्षेपण के प्रमुख कारण हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। इस कारण कुछ शैलें छत्रक के आकार की होती हैं। तो यहाँ छत्रक शैलें रेगिस्तान में पाई जाती हैं। इस नाते इस विकल्प में रेगिस्तान सही है। फिर आगे है, चाप झील कहाँ पाई जाती है? इसमें 3 विकल्प दिया गया है। पहला है समुद्र, फिर दूसरा है हिमालय, और तीसरा है नदी घाटी। यह 3 विकल्प दिए गए हैं, और इन तीनों विकल्पों में से सही का चयन करना है।
तो चाप झील ना तो समुद्र में पाई जाती है और ना तो हिमालय में पाई जाती है, यह नदी घाटी में पाई जाती है। तो यह नदी घाटी वाला विकल्प सही है। फिर आगे सही जोड़े बनाना है। अब सही जोड़े कैसे बनाना है? आपस में मिलाना है कौन किसका सही है। तो यहां पर दिया गया है, पहला है हिमनद। अब हिमनद, इसमें कई विकल्प दिए गए हैं, समुद्री तट, नदियां, रेगिस्तान, कठोर सनस्तर, शैल, पृथ्वी का कंपन। तो जो सही है उस विकल्प को उसके सामने लिखा गया है। तो इसमें हिमनद की प्रमुख विशेषता है, हिम माने बर्फ, नद माने नदी। बर्फ की नदी को हिमनद या हिमानी कहते हैं। फिर विसर्ग। विसर्ग क्या है? विसर्ग का निर्माण कौन करता है? विसर्ग का निर्माण ना तो लहरें करती हैं ना तो पर्वत करता है। विसर्ग का निर्माण हमेशा नदियां ही करती हैं। नदियों में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के दौरान नदियों का पानी तीव्र गति से बहता है, लेकिन जैसे जैसे मानसून काल समाप्त होने लगता है तो जो बहाव का पानी होता है वह धीरे धीरे मंद होने लगता है। और जब धीरे धीरे नदियों की बाढ़ का पानी मंद होने लगता है तो नदियां जैसे सांप होता है, सांप की भांति उनकी गति में परिवर्तन हो जाता है, वो सांप की तरह ऐसे ऐसे बहती हैं। तो विसर्ग का निर्माण नदियां ही करती हैं। फिर आगे पुलिन दिया गया है। पुलिन कहाँ बनता है? तो पुलिन का निर्माण यह समुद्री तटों पर होता है। नदियां समुद्र का जल हवा के वेग के साथ समुद्र की सतह पर टकराता है और टकरा करके समुद्र की सतह को धीरे धीरे काटता है और काट करके पुलिन का निर्माण करता है। तो इसमें पुलिन का सही विकल्प समुद्री तट है। फिर आगे बालू टिब्बा। बालू के टिब्बे का निर्माण कहां पर होता है? रेगिस्तान में होता है। पवन अपने साथ या अधिक हवा के वेग के कारण बालू एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होते हैं और यह जमा होकर के बालू के टिब्बे का निर्माण करते हैं। और यह घटनाएं रेगिस्तानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होती हैं। तो बालू के टिब्बे का निर्माण रेगिस्तान के क्षेत्रों में अधिक होता है। जैसे भारत में राजस्थान राज्य में, राजस्थान का क्षेत्र शुष्क एवं कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर यदि ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होती है तो 50 सेंटीमीटर नहीं तो 10 से 20 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। तो बालू के टिब्बे का निर्माण रेगिस्तानी क्षेत्रों में अधिक होता है। फिर आगे है जलप्रपात। जलप्रपात का संबंध किससे है? जलप्रपात का संबंध कठोर सनस्तर शैल से है। फिर भूकंप क्या है? भूकंप पृथ्वी के कंपन को कहते हैं। पृथ्वी भूकंप के दौरान
पृथ्वी के अंदर आकस्मिक हलचल होता है जिसके कारण भूकंप पैदा होता है। और भूकंप पैदा क्यों होता है? क्योंकि प्लेटें आपस में टकराती हैं। जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल पैदा होता है और परिणाम यह होता है कि ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। फिर आगे इसमें सही जोड़े बनाने को दिया था, फिर सही उत्तर चिन्हित करने को दिया था। इन दोनों प्रश्नों को लिख करके बता दिया गया है और आप लोगों को हमारी बदलती पृथ्वी का सारांश भी बताया गया। यह अध्याय आज यहीं पर समाप्त, कल अगले अध्याय को पढ़ाया जाएगा।